बात कर रहे हैं पेशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर्स के मैच की। वन साइडेड अफेयर था, 250 स्कोर करवा दिया कोयटा ग्लैडिएटर्स ने। दो स्पिनर्स पाकिस्तान के लिए खेलते हैं, उस्मान तारिक और अबरार। अगर वो 50 और 40 या 44 रन खा लेंगे 4 ओवर्स में, तो बाकी कोयटा ग्लैडिएटर्स में कोई ग्लैडिएटेरियल कोई बॉलिंग करने का कोई जवाब ही नहीं रह जाता, क्योंकि इतना ज्यादा मैच हाथ से निकल गया, क्योंकि इन दोनों पे तकिया किए हुए हैं साउथ शकील। तो अगर ये इतने रन दे देंगे तो बात नहीं बनेगी। असल में उस्मान तारिक जो है ना, इंक्रीजिंगली ये लग रहा है कि जैसे कि उनको अब ज्यादा से ज्यादा बल्लेबाज पड़ रहे हैं। और मैं भी आज नोट कर रहा था कि जैसे ही वो फ्लैट आर्म से बॉल करते हैं, 90% उसको लेग स्पिन करने की कोशिश करते हैं, तो वो कट के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि शॉर्टर लेंथ तो करते ही करते हैं। सो अगर यहाँ पे ऑफ स्पिन करने की करें या इसको गूगली करने की करें या सीधा भी बॉल करने की कोशिश करें, तो प्रिडिक्टेबिलिटी खत्म होगी। और अबरार को थोड़ा और दिल लगाना है। मुझे ऐसा लगता है उनका फोकस भी ऑफ दिखता है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट चला जाता है जब उनके हिसाब की पिच नहीं होती या जल्दी सक्सेसेस नहीं उनको मिलती हैं। सो उनको भी गेंद को स्पिन करना है। देखें, अगर आप स्पिनर है ना, तो आपको गेंद एक जो आपका गो टू बॉल है ना, वो एक स्पिन बॉल है। बाकी ये ऊपर जो है ना इंग्रेडिएंट्स हैं, जो जिसको कहते हैं ना, ये लवाजमात हैं आपकी। लोअर आर्म के साथ वैरायटी करना, या आप जिसको कहते हैं ना थोड़ा सा ट्रिक अपने आजमाना, ये बाद में आता है। मगर आपका एक बॉल, जैसे कि शेन वॉर्न का था, वो भी राउंड आर्म करते थे गुगली, वो भी आके फ्लिपर करते थे, जूटर करते हैं। मगर जो उनका एक बॉल था ना, जिसके ऊपर सब हैरान हो जाते थे, वो था लेग स्पिन, जिस पे लंबी वो स्पिन करते थे। तो मुझे नहीं पता इनके एक्शंस या इनके डीएनए में ये चीज मौजूद है कि एक लंबा स्पिन ये कर सकें, या इसके ऊपर तवज्जो इन्होंने कभी दी है या नहीं दी है। मुझे ये भी लगता है कि हमारे सिस्टम में ना स्मार्टनेस आने की बहुत जरूरत है। हमारे सिस्टम में जो है वो इंटेलिजेंस आने की बहुत जरूरत है। हमारे सिस्टम में स्किल वर्क के ऊपर बहुत काम करने की जरूरत है, क्योंकि मैं देखता हूं कि बड़े फ्लैटनेस दिखती है और इतना ज्यादा ऊपर नीचे काम है कि एक दिन सितारा, दूसरे दिन वो बिल्कुल ही डाउन हुए होते हैं। क्योंकि कंसिस्टेंसी तभी आती है जब अपने आप के ऊपर काम करते हैं। तो इसलिए काम करना है। जैसे फरहान यूसुफ है फॉर एग्जांपल, अगर उनको आपने नॉमिनेट कर लिया है कि एज अ फ्यूचर मिडिल ऑर्डर एसेट, क्योंकि वो फील्डिंग में तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान के इस वक्त बेस्ट फील्डर है, क्या कैचेस लिए उन्होंने। सो उनके ऊपर काम करना है अब। और मुझे लगता है उनकी बॉडी लैंग्वेज, जिस तरह से वो बैटिंग करते हैं, बड़ी शॉट भी खेल सकते हैं, सिंगल्स भी है, रनिंग बिटवीन विकेट स्ट्रॉन्ग है। बंदा लगाएं उनके ऊपर, कोचेस लगाएं, फिटनेस गुरुज लगाएं। क्योंकि अगर आपको एक फ्यूचर एसेट दिख रहा है, उस पर काम करें। अली रजा फास्ट बॉलर, अपने उसके ऊपर पूरे वसाइल जो है वो लगा दें, क्योंकि आपको दिख रहा है कि 145 प्लस का एक रेयर स्पीशीज है हमारे पास जो इतनी स्पीड पे बॉल करता है। मैं तो समझता था उनको बांग्लादेश ले जाते हैं, क्योंकि हमारे पास स्पीड वाले बॉलर रहे ही नहीं है। मोहम्मद अब्बास वापस आ गए हैं। वो तो लाइन और लेंथ और वो मीडियम पेस है ना, वो विकेट डिपेंडेंट बॉलर है। वो फ्लैट पिचेस के ऊपर वो उनके पास पेस नहीं है कि वो रन थ्रू कर सकें। सो आपको देखना तो है ना कि जिसके पास स्पेस है, आप देखें ना, वो नाहिद राना है उनके पास, वो 145 48 पे बॉल करते हैं। और आप देखिएगा अभी बांग्लादेश की सीरीज में वो किस तरह से बाउंसर और किस तरह से आउटस्विंग करते हैं और पाकिस्तान को मुश्किलात वो उसमें डालते हैं। सो पाकिस्तान के पास भी जो है ना पेस है, इनके ऊपर काम करें। मूवमेंट इनकी ज्यादा अच्छी होनी है अली रजा की, मैं मानता हूं, मगर वही बात है, स्किल के ऊपर काम करें। इनकी रिस्क पोजीशन कैसे होनी चाहिए। आपके सिस्टम में बहुत बेहतरीन कोचेज होने चाहिए जो कि टैलेंट स्पेसिफिक होने चाहिए, क्योंकि आप अगर 10 भी ऐसे प्लेयर्स जमा कर लें जो कि आगे फ्यूचर एसेट्स हैं, उसके ऊपर भरपूर काम करें और उनको हीरो बनाएं, उनकी ग्रूमिंग करें, उनको बताएं कि किस तरह से बोलना है, उठना है, बैठना है, अपने अपने ऊपर कैसे काम करना है। उनकी गेम को पूरी तरह से डाइसेक्ट करके उनके सामने प्रेजेंट करें, ताकि उनको भी समझ लग सके अगर क्लैरिटी नहीं है कि मुझे आगे कैसे बढ़ना है। सो आगे बढ़ना है। अब पेशावर ज़ल्मी तो बढ़ गया, उन्होंने क्वालिफाई कर दिया। और ब्रेकिंग न्यूज ऑब्वियसली बाबर आजम की सेंचुरी है, बहुत अच्छा दिख रहे हैं। देखें, एक तो नॉर्मल रिदम में बैटिंग कर रहे हैं, उसके बाद पार बेस उनका बड़ा स्ट्रांग है और ऐसे लगता है कि अपने आप को चैलेंज भी कर रहे हैं। और उनको बॉलिंग भी बड़ी हलवा मिली। खैर ये इस तरह की बॉलिंग के खिलाफ ऐसी पिच के ऊपर तो धुनाई करनी थी उन्होंने, मगर जिस हिसाब से, जिस स्पीड से उन्होंने सेंचुरी की, वो एक लाजवाब चीज थी। और इसी तरह से खेलना है उनको, ज्यादा करने की जरूरत नहीं। बॉल देखें, मेरिट पे उसको खेले और फिर उसके बाद चौका छक्का लगाए। जबरदस्ती की हिटिंग उनके डीएनए में नहीं है। सो एक बहुत बड़ा प्लस है बाबर आजम। और ये जो रन्स बना रहे हैं, आई जस्ट होप कि इंटरनेशनल लेवल पे जाके जब आप टेस्ट क्रिकेट खेले, हालांकि वो डिफरेंट फॉर्मेट है, मगर एटलीस्ट बल्ले में जब गेंद आ रहा होता है तो फिर आप उस फॉर्म को T20 की बिल्कुल लेके जा सकते हैं टेस्ट क्रिकेट में।
اسی طرح سے جو اب کوئٹہ گلیڈیٹرز کے مسئلے مسائل ہیں شامل کو تھوڑا اور کنسسٹنٹ ہونا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جیسے فیلئرز آتے ہیں نا ہمارے ینگسٹرز کے پاس 2-3 تو اپنی گیم کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں, حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کا ایک یو ایس پی ہے, آپ کی اسٹرینتھ ہٹنگ ہے, تو آپ اسی طرح سے کھیلیں اور اپنے آپ کو بیک کریں. اس میں کہیں بھی کنفیوژن آئے گا تو آپ آؤٹ ہو جائیں گے, اور ان کی گیم میں کنفیوژن نہیں آنا چاہیے. ان کے پاس ٹیلنٹ ہے, وہ بڑی ہٹ مار سکتے ہیں. سو اسی طرح سے کھیلتے رہیں, اور آئی تھنک ان کے فیلئر سہ لیں گے کوئٹہ گلیڈیٹرز والے, پاکستان بھی سہ لے گا, اس لیے کہ جب وہ چلیں گے تو اچھا چلیں گے, بٹ اپنی گیم کو بدلنے کی وہ اس وقت ان کو کوشش نہیں کرنی چاہیے, اور اوپن ہی کرنا چاہیے. میرے خیال سے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو پنگا نہیں لینا چاہیے ان کو مڈل آرڈر میں کھلانے کا. ساؤتھ شکیل کو اپنی بیٹنگ ان کی اور اٹھنے کی ضرورت ہے, بٹ اوور آل اگر آپ کے 2 ایس بولرز کو اتنی مار پڑ جاتی ہے, میں بات کر رہا ہوں ابرار کی اور عثمان طارق کی, تو پھر باقی بیچارے کوئٹہ گلیڈیٹرز والے کیا کریں گے؟ سو ان کے لیے ایک برا دن تھا. ہاف ٹائم پہ پتہ چل گیا تھا کہ 250 ہو گیا ہے, تو اب یہ کام نہیں ہو سکتا. بہت رنز کروا دیے, فیلڈنگ بھی ٹھیک نہیں کی. آپ نے فیلڈنگ دیکھی کہ پشاور زلمی کی آؤٹ اسٹینڈنگ کیچنگ تھی, تو اس کے اوپر بھی بہت کام کرنا ہے. بٹ اینی وے, یہ ون سائیڈڈ افیئر میچز جو ہے نا یہ لے بیٹھتے ہیں کسی بھی T20 میچ کو, ٹورنامنٹ کو. سو تھوڑی سی اور جان لگانی ہے, جیسے پہلے میچ میں جان لگائی کراچی کنگز نے, سو آخر تک میچ لے کے گئے ملتان سلطانز کے اگینسٹ. اس طرح کی کوئی ایٹ لیسٹ آپ کا ردم تو دیکھیں نا رن چیز میں, اور کوئی عقل کے ساتھ جو ہے وہ بیٹنگ کرنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں ہو سکتا نا کہ آپ 125 میں ہی آؤٹ ہو جائیں اور کہہ دیں جی بہانا یہ کہ 250 کرنا تھا تو ہم نے تو رسک لینا ہی لینا تھا. باقی ٹیمز بھی لیتی ہیں رسک, مگر وہ کیلکولیٹڈ رسک لیتی ہیں. تو اس کے اوپر جو ہے تھوڑا دھیان دینا ان ٹیمز کو, خاص طور پہ ایسی ٹیمز جو کہ ابھی پیچھے ہیں, آپ کو دکھ رہی ہیں کہ جو ٹیمز فارم میں نہیں ہیں اور کس طرح سے وہ میچ ہار رہی ہیں. سو اس کی اسیسمنٹ کریں, انالائز کریں, اور اس کے بعد ٹھیک قدم آگے اٹھائیں. سو 2-3 چیزیں تو بہت اچھی ہیں, جیسے میں نے کہا علی رضا کی بولنگ زبردست ہے, اسی طرح سے جو ہے بابر اعظم کی فارم بڑی اچھی ہے. یہ 2 بڑے پلس ہیں. مجھے فرحان یوسف اس لیے پسند ہے, باڈی لینگویج اسٹرانگ ہے, فیلڈر اچھے ہیں, اور آگے چل کے یہ بابر اعظم کے پائے کے بلے باز بن سکتے ہیں.